ऑफिस का वक्त ख़त्म हो चुका था और सड़कों पर गाड़ियों का शोर अपने अरूज पे था। मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरे जिगरी दोस्त साजिद के बेटे का अकीका था। साजिद ने मुझे ख़ास तौर पे कहा था कि भाभी को लेके लाजमी आना है, क्योंकि सब दोस्तों की फैमिलीज वहाँ इकट्ठी हो रही थी। मैंने सोचा आज हम दोनों मिलकर उस तकरीब में जाएंगे। रास्ते में मैंने एक मिठाई की दुकान से साजिद के घर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट और मिठाई का डिब्बा भी खरीदा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज मैं अपनी बीवी को कहूँगा कि वो अपने वार्डरोब से सबसे बेहतरीन जोड़ा निकाल के पहने, ताकि मैं भी सबके सामने फ़ख्र से अपनी बीवी के साथ खड़ा हो सकूं। जब मैं घर पहुंचा तो गली में बच्चों का शोर था। मैंने जल्दी से गाड़ी पार्क की और घर की घंटी बजाई। मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी बीवी खड़ी थी, जिसके सर पे दुपट्टा लिपटा हुआ था और चेहरे पर वही पुरानी बेजारी थी। मैंने उसे देख के मुस्कुराते हुए सलाम किया और अंदर आ गया। उसे सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन उसके लहजे में कोई जोश नहीं था। मैंने जल्दी से अपना बैग सोफे पे रखा और कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज साजिद के बेटे का अकीका है और हमने वहाँ लाजमी जाना है। सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी रखा है। उसे मेरी बात सुनी और कहने लगी, मुझे तो पहले बताया होता। अब इस वक्त मैं कैसे तैयार हूँ और वहाँ जाके क्या करूँगी? मैंने उसे लाड से कहा, अभी बहुत वक्त है। तुम बस जाके अलमारी से वो पीले वाला सूट निकालो जो हमने पिछले महीने लिया था और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी बस कपड़े बदलता हूँ और फिर हम निकलते हैं। वो जब कमरे में आई और उसने अपना दुपट्टा सर से उतारा तो मेरी नज़र अचानक उसके चेहरे पे पड़ी। कमरे की तेज़ लाइट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि उसकी भवें हमेशा की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं और उसकी मूँछों पे भी बहुत बाज़े बाल नज़र आ रहे थे, जो दूर से ही चेहरे का पूरा नक्श बिगाड़ रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और अपने लहजे को जितना हो सके नरम रखते हुए बोला, तुम तैयार होने से पहले ज़रा पार्लर चली जाओ। गली के कोने पे ही तो है। वहाँ जाके ज़रा चेहरे का टचअप करवा लो और भवें ठीक करवा लो, क्योंकि आज बहुत से लोग होंगे और मैं चाहता हूँ तुम सबसे अच्छी लगो। उसने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसे गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम फिर वही बात लेके बैठ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि भवें मुंडवाने या बनवाने से गुनाह मिलता है और मैं अपनी आंख खराब नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोफे पे बैठते उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला कि मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। सफाई सुथराई रखना और शौहर के लिए खुद को संवारना कोई गुनाह नहीं होता। तुम हर बात को गुनाह पे क्यों ले जाती हो? ज़रा देखो तो सही कि चेहरे के गैर ज़रूरी बाल साफ करने से कोई गुनाह नहीं मिलता। लेकिन उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया और बुलंद आवाज़ में कहने लगी, मुझे पता है क्या गुनाह है और क्या सवाब है। मैं अपने मोहल्ले की बाजी से पूछ चुकी हूँ। उन्होंने साफ कहा था, जो औरत अपने चेहरे के बाल नोचती है या भवें बनवाती है, उस पर लानत होती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह की लानत समेटूं, सिर्फ तुम्हारी इस आर्जी खुशी के लिए? मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं सिर्फ एक काम से सफाई की बात कर रहा हूँ जो हर औरत करती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात ऐसी बैठ गई है कि तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। बहस अब लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसे गुस्से से अपना दुपट्टा दोबारा सर पे ओढ़ लिया और कहने लगी, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही शर्म आती है तो मुझे साथ लेके ही मत जाओ। मैं वैसे भी इन दुनियादार लोगों की महफिलों में नहीं जाना चाहती, जहाँ सिर्फ दिखावा होता है। मुझे उसकी इस बात पर शदीद गुस्सा आ गया। मैंने जो नया कोट बेड पे निकाल के रखा था उसे उठा के दोबारा अलमारी में फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाया कि ठीक है, अगर तुमने इसी हालत में रहना है और मेरी किसी बात की परवाह नहीं करनी तो हम कहीं नहीं जा रहे। मैं साजिद को फ़ोन करके कोई भी बहाना बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह सबके सामने लेके नहीं जा सकता जहाँ सब मुझे टोकें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं। वो ये सुन के गुस्से में पैर पटकती हुई किचन की तरफ चली गई और पीछे मैं अकेला कमरे में खड़ा रह गया। मेरा सारा मूड बर्बाद हो चुका था और मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी दूरी और मायूसी जन्म लेने लगी। कई घंटे गुजर गए और घर में मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैं लाउंज में सोफे पे लेटा हुआ टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था, क्योंकि मेरा दोस्त बार बार फ़ोन कर रहा था और मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। रात के 11 बज गए तो वो किचन से निकली। उसका गुस्सा अब कुछ ठंडा हो चुका था। उसने किचन से गर्म दूध का ग्लास लिया और कमरे में आई, जहां मैं अब बेड पे लेट चुका था। उसे दूध का ग्लास साइड टेबल पे रखा और मेरे करीब बैठ के मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगी कि अब मान भी जाए। इतनी सी बात पे कोई नाराज़ होता है क्या? मैंने तो आपकी भलाई के लिए कहा था ना, ताकि हम गुनाह से बच सकें। आप गुस्सा थूकें और दूध पी लें। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी जुड़ी हुई भवें अब भी रात के अंधेरे में अजीब सी लग रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और
पीठ मोड़ के लेटते हुए बोला कि मुझे दूध नहीं पीना, तुम जाके सो जाओ। उसने मुझे सीधा करने की कोशिश की और बोलने लगी कि देखे ना, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका भला चाहती हूँ। अगर मैं खुद को गुनाह में डालूंगी तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैंने उसकी बात काट दी और बोला कि मुझे अब इस मौजू पे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हारे नज़दीक शौहर की खुशी और उसकी पसंद की कोई अहमियत नहीं है। तुमने अपने दिमाग में एक वहम पाल रखा है और उसी को दीन समझ बैठी हो। अब मुझे सोने दो, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस पहुंचना है जल्दी। उसने मेरा ये सख्त रवैया देखा तो वो भी खामोश हो गई। उसे लाइट बंद की और बेड की दूसरी तरफ जाके लेट गई। हम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए जाग रहे थे। अगले दिन ऑफिस पहुंच के भी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। मैं अपनी सीट पे बैठा तो सामने फाइलों का ढेर था, लेकिन मेरा दिमाग रात के झगड़े और बीवी के उसी उखड़े हुए लहजे में ही उलझा हुआ था। इसी दौरान मेरे कैबिन का दरवाज़ा खुला और मेरी कोलीग अलीना अंदर दाखिल हुई। उसे बहुत सलीके से इस्त्री किया हुआ हल्का नीला सूट पहन रखा था। उसके बाल बहुत नफासत से बंधे हुए थे और उसका चेहरा इतना साफ और चमकदार था जैसे अभी अभी पॉलर से आई हो। उसे बहुत धीमी मुस्कुराहट के साथ फाइलों का फोल्डर मेरी मेज़ पे रखा और कहने लगी कि ये आज की मीटिंग की फाइलें हैं। मैंने सब तैयार कर दिया है, आप बस एक बार देख लें। और हाँ, आपके लिए चाय बाहर रखवा दी है। उसकी इतनी सलीकामंदी और धीमी आवाज़ ने मेरे दिमाग पे एक ठंडी हवा के झोंके का काम किया। मैंने चौंक के अलीना की तरफ देखा और मेरे दिल में लाशऊरी तौर पे एक मवाजना शुरू हो गया कि कोई अपने काम और अपनी ज़ात के लिए कितना संजीदा हो सकता है, और एक मेरी बीवी है जिसे अपनी सफाई सुथराई की कोई परवाह ही नहीं है। मैं फाइलें लेके मीटिंग रूम की तरफ चला गया जहाँ कंपनी के बड़े क्लाइंट्स आए हुए थे। मीटिंग के दौरान जब भी कोई मुश्किल बात होती तो अलीना बहुत एतमाद के साथ बात संभाल लेती। उसका चेहरा हर ज़ाविये से बहुत पुरकशिश और साफ नज़र आता था। मैं मीटिंग में बैठने के बावजूद बार बार अलीना के चेहरे के नकूश और उसकी बारीक बनी हुई खूबसूरत भौं को देख रहा था। मेरे जहन में बार बार अपनी बीवी का चेहरा घूम रहा था, जिसपे गैर ज़रूरी बाल और जुड़ी हुई भवें उसके पूरे वजूद को बोझल बना देती थी। मीटिंग ख़त्म हुई तो सबने अलीना के काम की तारीफ़ की। मैंने भी उसे मुबारकबाद दी तो अलीना ने बहुत तमीज़ से सर झुका कर शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। उसे एक छोटे से वाक़ये ने मेरे दिल में एक अजीब सी महरूमी का एहसास जगा दिया, जिसे मैं चाह के भी दबा नहीं पा रहा था, और मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर के वक्त जब ऑफिस के बाकी लोग लंच करने बाहर चले गए तो मैं अकेला अपने कैबिन के बड़े वाली शीशे खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। बाहर सड़क पे गाड़ियों का हजूम था और लोग अपनी धुन में भाग रहे थे। मैं बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया कि एक मर्द दिन भर बाहर की दुनिया की सख्तियां झेलता है, लोगों की जली कटी सुनता है। जब वो शाम को थक हार के अपने घर वापस जाता है तो सिर्फ ये चाहता है कि उसका इस्तकबाल एक साफ सुथरे चेहरे और मुस्कुराहट के साथ हो। क्या ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है? क्या अपनी बीवी को अच्छे हुलिये में देखना कोई गुनाह है? मैंने सोचा, दीन तो सफाई की ताकीद करता है, लेकिन मेरी बीवी ने किस अजीब मफहूम को दिल से लगा रखा है जो उसके अपने घर के सुकून को बर्बाद कर रहा है। मेरे दिल से एक गहरी और ठंडी आह निकली और मैंने मायूसी से अपना सर शीशे के साथ टिका दिया और सोचने लगा, क्या मेरी बाकी ज़िंदगी भी इसी तरह कुढ़ते हुए गुजरेगी? शाम को जब मैं घर वापस पहुंचा तो गली में अंधेरा फैल चुका था। मैंने बोझल कदमों से घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर दाखिल होते ही किचन से आने वाली प्याज जलने की तेज़ बू ने मेरा इस्तकबाल किया। पूरा घर धुएं से भरा हुआ था और लाउंज की चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। मैं सोफे पे बैठ गया और अपनी पेशानी पे हाथ रख लिया। इतने में मेरी बीवी किचन से बाहर आई। उसके हाथ में रोटी बेलने वाला बेलन था। उसका सूट पसीने से गीला होकर उसके जिस्म से चिपक रहा था। उसका दुपट्टा मैला था और सर से ढलक के कंधे पे गिरा हुआ था। उसके चेहरे पे पसीने के कतरे चमक रहे थे और वो जुड़ी हुई भवें चेहरे पर मौजूद बालों के साथ मिलके मज़ीद वाज़े और अजीब लग रही थी। उसने मुझे देखकर बेज़ारी से पूछा, आज फिर देर कर दी? खाना तैयार है, मैं प्लेट लगा दूँ या पहले चाय पियोगे? मैंने अपनी बीवी के उस हुलिये को देखा तो मेरे अंदर एकदम वहशत सी दौड़ गई। मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से उठ के कहीं दूर भाग जाऊँ। मैंने बहुत ज़ब्त करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया और उखड़े हुए लहजे में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं ऑफिस से चाय पी के आया था और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। उसे गुस्से से बेलन मेज़ पे पटका और कहने लगी, रोज़ का यही ड्रामा है। मैं यहाँ गर्मी में मर मर के खाना बनाती हूँ और आप बाहर से पेट भर के आ जाते हैं। अगर मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है तो साफ कह दें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बेड पे लेट के छत को घूरने लगा।
میرے اور میری بیوی کے درمیان کا فاصلہ اب ایک خلیج بنتا جا رہا تھا جسے پاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ابھی وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن شام کو جب میں آفس سے گھر لوٹا تو گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لاؤنج میں ایک بڑا سا ٹریولر بیگ رکھا ہوا تھا اور کچن کی طرف سے کسی کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے بیگ کی طرف دیکھا اور صوفے پہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھتے ہوئے آواز دی تو کچن کا دروازہ کھلا اور میری سالی سدرا باہر نکل آئی۔ سدرا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کے میں بالکل دنگ رہ گیا۔ وہ یونیورسٹی کے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ دن ہمارے یہاں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا بہت ہی پیارا اور سلیقے سے استری کیا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بہت خوبصورتی سے کندھے پر جھول رہے تھے۔ اس کی ملائی جیسی چمکتی ہوئی گوری رنگت پر باریک بنی ہوئی بھویں اور ہلکا سا کاجل اس کے چہرے کو ایک الگ ہی معصومیت اور نفاست دے رہے تھے۔ اس کے پورے وجود سے ایک دھیمی خوشبو آ رہی تھی جس نے پورے لاؤنج کے بوجھل ماحول کو ایک ہی پل میں بدل کے رکھ دیا۔ سدرا نے مجھے دیکھتے ہی اپنے چہرے پہ ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائی اور بہت احترام سے آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا۔ میں نے اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اس کی آواز میں بلا کی نرمی اور مٹھاس تھی جو سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کے اس کا بھاری بیگ اٹھایا اور کہنے لگا، تم نے پہلے بتایا ہوتا تو میں تمہیں اسٹیشن سے پک کر لیتا۔ سدرا نے دھیمے لہجے میں شکریہ ادا کیا اور بولی کہ بھائی وہ باجی کہہ رہی تھی کہ آپ آفس میں مصروف ہوں گے، اس لیے میں خود ہی ٹیکسی کر کے آ گئی۔ اتنے میں میری بیوی کچن سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پہ پسینہ تھا اور اس کے چہرے کی وہ جڑی ہوئی بھویں اور مونچھوں کے بال سدرا کے شفاف چہرے کے سامنے مزید نمایاں اور بھیانک لگ رہے تھے۔ میں نے لاشعوری طور پہ دونوں بہنوں کا موازنہ کیا تو میرے دل میں ایک گہری کسک اٹھی کہ ایک ہی ماں باپ کی دو بیٹیاں حلیے اور سلیقے میں ایک دوسرے سے اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہیں۔ میں ہاتھ منہ دھو کے لاؤنج میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آئی اور کچھ ہی دیر میں سدرا ایک چمکتی ہوئی اسٹیل کی ٹرے لے کے باہر آئی۔ ٹرے میں بہت نفاست سے چائے کے کپ سجے ہوئے تھے، ساتھ میں بسکٹ اور نمکوں کو الگ الگ چھوٹی پیالیوں میں سجا کے رکھا گیا تھا۔ سدرا نے بہت تمیز اور سلیقے سے ٹرے میرے سامنے میز پہ رکھی اور ایک کپ اٹھا کے بہت محبت سے میری طرف بڑھایا۔ جب میں نے کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہماری انگلیاں ہلکی سی چھو گئیں اور مجھے اپنے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سدرا نے نظریں جھکا لیں اور اس کے گالوں پہ ایک ہلکی سی سرخی تیر گئی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا تو چائے کا ذائقہ بالکل میری پسند کے مطابق تھا۔ اس میں پتی اور چینی کا تناسب اتنا بہترین تھا کہ میرے دن بھر کی تھکن چٹکیوں میں غائب ہو گئی۔ میری بیوی بھی کچن کا کام ختم کر کے وہیں صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی، لیکن اس کا حلیہ اب بھی وہی پرانا اور گندا تھا۔ اسے صوفے پہ اپنے پاؤں اوپر کر لیا اور گندے انداز میں چائے کا کپ منہ سے لگا کے زور زور سے چسکیاں لینے لگی، جبکہ دوسری طرف سدرا بہت نفاست سے صوفے کے کونے پہ بیٹھی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی اور ہر بات پہ بہت دھیمی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ میں سدرا کے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا کہ کاش میری بیوی بھی اس نفاست کا 10واں حصہ ہوتا تو آج میرا گھر اجڑنے سے بچ جاتا۔ میرے دل کا جھکاؤ اب تیزی سے سدرا کی طرف ہونے لگا اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو اس زہر سے نکالنے میں بالکل ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کے اٹھا اور لاؤنج میں آیا تو ناشتے کی میز پہ روز کی طرح وہی بے دلی کا منظر میرا منتظر تھا۔ میری بیوی نے جلدی جلدی میں ایک جلا ہوا پراٹھا اور چائے کا ابلا ہوا کپ لا کے میز پہ پٹک دیا اور خود کچن کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے بوجھل دل سے نوالا توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ پراٹھا اتنا سخت تھا کہ مجھ سے چبایا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں سدرا اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ صبح کی روشنی میں اور بھی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سدرا نے میری پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر میرے چہرے پہ ڈالی۔ وہ فوراً معاملے کو سمجھ گئی اور مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ اسے میری بیوی سے کہا، باجی آپ اپنا کام کریں، بھائی کے لیے ناشتہ میں بناتی ہوں۔ چند ہی منٹوں میں سدرا بہت نفاست سے ڈبل روٹی ٹوسٹ کر کے اور ایک بہترین ہاف فرائی انڈا بنا کے لائی جس پہ کالی مرچ بہت سلیقے سے چھڑکی ہوئی تھی۔ اسے مسکرا کے وہ پلیٹ میرے سامنے رکھی تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہماری نظریں ملیں تو وہ ہلکا سا شرما کے کچن کی طرف چلی گئی اور میں نے مہینوں بعد اتنے سکون سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد جب میں تیار ہو کے کمرے میں گیا تو مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ میری شرٹ استری نہیں تھی اور مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ کچن سے ہی چلائی کہ میں ابھی برتن دھو رہی ہوں، آپ خود استری کر لیں، کوئی بچے تو نہیں ہیں آپ؟
मैंने गुस्से से इस्त्री की मेज़ की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि सिदरा कमरे के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। उसे मेरे हाथ से शर्ट ली और कहने लगी कि जीजा जी आप फ्रेश हो जाएं, मैं अभी 2 मिनट में इस्त्री करके देती हूँ। वो कमरे में ही लगे बोर्ड पर कमीज इस्त्री करने लगी। मैं वॉशरूम से मुंह हाथ धो के बाहर आया तो वो शर्ट हैंगर में लटका रही थी। उसकी नफासत और काम की तेजी देख के मैं दंग रह गया। जब उसने कमीज मेरे हाथ में दी तो वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। उसकी सांसों की गर्मी और उसके वजूद की खुशबू मेरे पूर पूर में उतर गई। मेरा दिल चाहा कि मैं वहीं खड़ा रहूं और वक्त थम जाए। सिद्रा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने शर्ट पहनी तो मुझे लगा आज मेरे अंदर एक नया जोश पैदा हो गया। रात को खाना खाने के बाद मेरी बीवी रोज की तरह थकन का बहाना बना के 9:30 बजे ही अपने कमरे में जाकर सो गई। लाउंज में अब सिर्फ मैं और सिदा रह गए। टीवी पे कोई धीमी सी मौसीकी चल रही थी और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं सोफे पे बैठा था और सिदरा दूसरे सोफे पे बैठ के किताब पढ़ रही थी। मैंने बात का आगाज किया और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो बहुत खुश हो गई। उसने किताब साइड पे रखी और बहुत दिलचस्पी से मुझसे बातें करने लगी। बातों बातों में जब उसने मेरे काम और मेरी पसंदीदा किताबों के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी बीवी ने शादी के इतने सालों में कभी मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या पढ़ता हूँ। सिदरा मेरी हर बात को बहुत गौर से सुन रही थी और अपनी राय दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं बरसों बाद किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मेरे जहनी मयार के मुताबिक है। हमारे दरमियान एक ऐसा अनदेखा और मजबूत रिश्ता बनने लगा जिसकी खिंचाव से हम दोनों ही वाकिफ थे, लेकिन खामोश थे। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। मेरी बीवी दोपहर को ही पड़ोस में रहने वाली एक बाजी के घर किसी दीनी महफिल में शिरकत के लिए गई हुई थी और तेज बारिश की वजह से वो अब तक वापस नहीं आ सकेगी। घर में सिर्फ मैं और सिदरा अकेले थे। बारिश की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और लाउंज का माहौल बहुत पुरसकून था। सिदरा किचन में चली गई और कहने लगी कि जीजू, इतने प्यारे मौसम में पकोड़े और गर्म चाय तो लाजमी होनी चाहिए। मैं सोफे पे बैठ के खुले दरवाजे से किचन में काम करती हुई सिदरा को देख रहा था। वो नीले रंग के सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसके हल्के फुल्के अंदाज में काम करने की नफासत मेरे दिल को बहुत भा रही थी। मैं लाउंज में बैठा हुआ उस खुशगवार एहसास का मजा ले रहा था और सोच रहा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर सलीका और मोहब्बत साथ हो। किचन से अचानक सिदरा की एक तेज चीख सुनाई दी और साथ ही बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं घबरा के अपनी जगह से उठा और एक ही सेकंड में भागता हुआ किचन के अंदर पहुंचा। सामने सिदरा खड़ी थी। उसने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। पकोड़े कढ़ाई में डालते वक्त गरम तेल का एक बड़ा कतरा उछल के उसकी कलाई के पास उसके हाथ पे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी सफ़ेद और मलाई जैसी जिल्द पे एक दम सुर्ख निशान उभर आया। उसकी तकलीफ देख के मेरा दिल जैसे तड़प उठा। मैंने बगैर कुछ सोचे फौरन आगे बढ़ के उसका नाजुक और नरम हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और फ्रिज से जल्दी से ठंडा पानी निकाल के उसके हाथों पे डालने लगा। वो दर्द की वजह से धीमी धीमी सिसकियाँ ले रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। पानी डालने के बाद मैंने जल्दी से किचन की कैबिनेट से एक ट्यूब निकाली और बहुत नरमी से उसके जले हुए हिस्से पे लगाने लगा। उस लम्स ने हमारे दरमियान जैसे वक्त को रोक दिया था। मेरी उंगली जब उसकी मलाई जैसी जिल्द पे दवा लगा रही थी तो मुझे सिदरा के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो बहुत करीब खड़ी थी और उसकी सांसें मेरे चेहरे पे महसूस हो रही थी। उसकी नम आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं, जिनमें दर्द के साथ साथ एक अजीब सा खुमार था। मैं उसके हुस्न और उसकी कुर्बत के सहर में इस कदर बह गया कि मुझे अपने अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं रही। हालांकि वो मेरी बहनों जैसी थी, मगर मैं बहकता जा रहा था। फिर उसे झटके से अपना हाथ मेरे हाथों से पीछे खींचा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके चेहरे पे एकदम सुर्ख लाली दौड़ गई और उसकी आंखों से एक नया आंसू गिरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी उलझन थी। उसे गहरी और कपकपाती हुई नज़र मुझ पे डाली और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं किचन में अकेला खड़ा रह गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने जज्बात में आके एक बहुत बड़ी हद पार कर ली थी, जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उसका हाथ गलत नीयत से पकड़ा था। बारिश रुकने के कोई आधे घंटे बाद मेरी बीवी पड़ोस से वापस आ गई। उसे आते ही घर में फैली खामोशी को महसूस कर लिया। सिदरा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए अंदर ही बैठी थी और मैं लाउंज में सोफे पर खामोश बैठा टीवी की स्क्रीन को घूर रहा था।
जिस पे क्या चल रहा था मुझे कुछ पता नहीं था। बीवी ने किचन में जाकर अधूरे पकोड़े और बिखरे बर्तन देखे तो बड़बड़ाने लगी कि यहाँ सब चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी और खुद गायब हो गई। रात के खाने का वक्त हुआ तो बीवी ने सिद्रा को आवाज़ दी। सिद्रा जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसका सर नीचा था। उसे अपने दाईं कलाई पे दुपट्टा लपेट रखा था ताकि निशान नजर ना आए। दस्तरखान पे हम दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। जब भी सिदरा सालन का बाउल आगे बढ़ाती तो मेरी नज़रें लाशौरी तौर पे उसकी तरफ उठ जाती और फौरन अपनी नज़रें झुका लेती। मेरी बीवी निवाला तोड़ते हुए हम दोनों के इस बदले हुए रवैये को बहुत गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पे शक के गहरे बादल साफ दिखाई दे रहे थे और खाने की मेज़ पे जमी खामोशी बहुत खौफनाक थी। अगले 2 दिन मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। मेरी बीवी का शक अब वाजे हो चुका था। उसे हम दोनों पे चोरी छुपे नज़र रखना शुरू कर दी थी। एक बार मैं लाउंज में सोफे पे बैठा था कि सिदरा किचन से पानी लेने आई तो मैंने उसे देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। सिदरा ने भी मुस्कुरा के देखा लेकिन जैसे ही उसे मेरी बीवी के आने की आहट सुनी वो फौरन संजीदा हो गई। मेरी बीवी अचानक कमरे से निकली। उसे हम दोनों को इस तरह चौंकते हुए देख लिया। इसके बाद से वो हर वक्त मेरे गिर्द घेरा तंग करने लगी। रात को जब मैं सो जाता तो मेरा फ़ोन चेक करने की कोशिश करती और दिन भर वो मेरे और सिदरा के दरमियान होने वाली छोटी से छोटी बातचीत को भी शक की निगाह से देखती। यहाँ तक कि उसने किचन में काम करते हुए भी सिदरा से उखड़े लहजे में बात करना शुरू कर दी, जिससे घर का दम घुटने लगा था। सिदरा उस बढ़ते हुए तनाव और अपने अंदर के एहसास जुर्म को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे मालूम था कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो हद अबूर करने के बराबर था। तीसरे दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पे जब हम सब बैठे थे तो सिदरा ने चाय का कप रखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बाजी, मेरा यूनिवर्सिटी का काम मुकम्मल हो गया है। मैंने अब्बा से बात की है, वो कह रहे हैं कि मैं अब वापस घर आ जाऊं, इसलिए मैंने दोपहर की गाड़ी का टिकट करवा लिया है। ये सुन के मेरे दिल को एकदम ज़ोर का झटका लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ खाली हो गया हो। मैंने हसरत से सिदरा की तरफ देखा लेकिन उसने अपनी नज़रें झुकाए रखी थी, जबकि मेरी बीवी ने कोई इसरार नहीं किया, बल्कि उखड़े हुए लहजे में बोल पड़ी, हाँ ठीक है, अब्बा अकेले हैं, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। दोपहर को जब सिदरा अपना बैग लेकर रुखसत होने लगी तो मेरी बीवी ने उसे गले भी नहीं लगाया, बस दूर से ही खुदा हाफिज कह दिया। मैंने सिदरा को गाड़ी तक छोड़ा और जब वो टैक्सी में बैठ रही थी तो उसने आखिरी बार एक अलविदाई नज़र मुझ पर डाली और चली गई। उसके जाते ही मेरे दिल पे उदासी की एक काली चादर सी तन गई। सिदरा के जाते ही घर बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे दीवारों से रौनक ही छिन गई हो। मैं हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा और खामोश रहने लगा। बीवी का चेहरा देखकर मेरे अंदर वहशत मज़ीद बढ़ जाती और मैंने उससे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। एक शाम मैं लाउंज में सोफे पे अकेला बैठा चाय पी रहा था कि वो किचन से निकली और तैश में भरी हुई बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा था और उसकी जुड़ी हुई भवें तन गई थी। उसने चाय का कप मेरे हाथ से झटक के मेज़ पे रखा और चिल्लाने लगी कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जब से सिदरा गई है तुमने मुझसे बात करना क्यों छोड़ दिया है? क्या चक्कर था तुम्हारा मेरी बहन के साथ? और तुम हर वक्त उसे चोरी छुपे क्यों घूरते रहते थे? मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। उसका ये इल्ज़ाम सुनते ही मेरे अंदर का लावा भी फट पड़ा। मैं सोफे से उठा और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, हमारा कोई गलत रिश्ता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं सिदरा के सलीके, उसकी नफासत, उसकी सफाई पे मर मिटा था। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ बेडरूम में अलमारी के बड़े आईने के सामने ले गया। मैंने उसे आईने के सामने खड़ा किया और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ज़रा देखो खुद को, इस आईने में देखो अपनी इन जुड़ी हुई भवों को और चेहरे के इन गैर ज़रूरी बालों को। तुमने मजहब के गलत मफहूम के पीछे छुप के खुद को क्या बना लिया है? तुमने सफाई सुथराई छोड़ के खुद को एक भूत बना लिया है और मुझे अपने वजूद से दूर कर दिया है। एक मर्द को घर में सुकून और एक साफ सुथरा चेहरा चाहिए होता है, जो मुझे कभी तुम्हारे पास नजर नहीं आया, और मैं बाहर तितलियां देखने पे मजबूर हो गया। मेरा ये रूप देख के वो बिल्कुल गूंगी हो गई। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। मैंने गुस्से से अलमारी का दरवाजा बंद किया और सोफे में बैठ गया। वो आईने के सामने खड़ी रह गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था। उसे कामते हुए हाथों से अपना दुपट्टा सर से उतारा और आईने में अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जुड़ी हुई भवें और गैर ज़रूरी बाल वाकई उसके चेहरे की मासूमियत को निकल चुके थे। वो बेड पे बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शौहर की मोहब्बत को खो देना इस ज़ाहिरी गुनाह के वहम से कितना बड़ा नुकसान है, और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। फिर जब मैं गुस्से में दरवाज़ा पटक के बाहर निकला तो मेरे पीछे घर में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसकी तपिश मेरी बीवी
शायद अपने दिल पे महसूस कर रही थी। वो पूरी रात उसने जाग के गुजारी। जब भी वो बेड पे लेटने की कोशिश करती, उसे मेरा उदास चेहरा नजर आता। मुझे रह रह के सिदरा का चेहरा याद आ रहा था, उसकी नफासत, उसका सलीका। शायद मेरी बीवी को अब समझ आ रहा था कि गलती किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी थी। उसे मजहब की आड़ में अपनी ज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने उसको, अपने शौहर को, उससे दूर धकेल दिया। सुबह के 5 बज चुके थे और बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसके दिल का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे उखड़े हुए सांसों के साथ वज़ू किया और जाए नमाज पे बैठ गई। लेकिन आज उसकी दुआ में कोई सुकून नहीं बल्कि सिर्फ आंसू और पछतावा था। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए उसने किचन का रुख किया। नाश्ते वगैरह के बाद वो अपनी दोस्त को कॉल पे घर आने का कहने लगी। आज मैं भी ऑफिस नहीं गया, इसलिए ये सब देख रहा था। साइमा जब हमारे घर पहुंची तो मेरी बीवी का चेहरा आंसू से सूजा हुआ था और उसकी हालत गैर हो रही थी। साइमा ने जैसे ही अपनी सहेली की यह हालत देखी तो वो घबरा गई। उसे फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे लाउंज में ले जाकर सोफे पे बिठाया और उसके लिए पानी का ग्लास लेके आई। ये सब मैं कमरे की खिड़की से देख रहा था। फौजिया ने पानी का ग्लास मेज पे रखा और साइमा के गले लग के एक बार फिर रोने लगी। साइमा ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, खुदा के लिए खुद को संभालो और मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारा अपने मियाँ से कोई लड़ाई हुई है। फौजिया ने सिसकते हुए अपना सर उठाया और टूटे हुए लहजे में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज और अपना सबसे बड़ा खौफ साइमा के सामने खोल के रख दिया। उसे साइमा को बताया कि किस तरह अकीके वाले दिन से हमारे दरमियान दूरियां शुरू हुईं, फिर सिदरा के आने पे क्या हुआ और किस तरह मेरे दिल में सिदरा के लिए जगह बनने लगी। उसे रोते हुए सिदरा के हाथ जलने वाला वाकया और आखिर में रात को होने वाले उस झगड़े का जिक्र किया जिसमें मैंने उसके चेहरे को भूत से तशबीह दी थी। वो ये सब बताते हुए बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से पछतावे के लाल अंगारे बह रहे थे। साइमन ने उसकी तमाम बातें बहुत खामोशी और सब्र के साथ सुनी। उसके चेहरे पे दुख और संजीदगी के तासुरात उभर आए। उसे सोफे पे थोड़ा आगे होकर मेरी बीवी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और गहरा सांस लेते हुए कहने लगी, तुमने बहुत देर कर दी अपने शौहर की बात समझने में, लेकिन शुक्र है कि अभी वक्त हाथ से बिल्कुल नहीं गया। फौजिया ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, साइमा, मैं तो सच में बहुत डर गई हूँ। मुझे लगता है मैंने अपने वहम और ज़िद की वजह से अपना हंसता खेलता घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। अब तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। साइमा ने उसके सर पे हाथ रखा और बहुत मोहब्बत भरे लहजे में उसे समझाने लगी, देखो, तुमने दीन का जो मफहूम अपने जहन में बिठा रखा है वो बिल्कुल गलत और अधूरा है। तुमने मोहल्ले की बाजियों की बातों को बगैर सोचे समझे पत्थर पर लकीर मान लिया और ये भूल गई कि दीन इस्लाम तो पाकीज़गी और खूबसूरती का दीन है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। एक औरत के लिए सबसे बड़ी इबादत यह है कि वो अपने शौहर के लिए खुद को संवारे, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखे। अगर तुम खुद को उजाड़ के और मैले कुचैले हुलिये में रह के ये समझ रही थी कि तुम बहुत बड़ा सवाब कमा रही हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने अपने शौहर को हलाल रास्ते से दूर करके गुनाह की तरफ माइल होने पर मजबूर कर दिया और ये खुद बहुत बड़ा गुनाह है। फौजिया ने हैरत और पछतावे से साइमा की तरफ देखा और कहने लगी, लेकिन साइमा, वो बाजी कहती थी कि भवे बनाने वाली औरत पे लानत है। साइमा ने मुस्कुरा के उसका हाथ थपथपाया और बोली, मेरी नादान बहन, दीन में एतदाल पसंदीदा है। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल साफ करना जो तुम्हारी निस्वानियत को मुतासर कर रहे हों और जिनकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मर्दाना शबाहत आ रही हो, उन्हें साफ करना कोई गुनाह नहीं। शौहर की जायज़ पसंद के लिए और उसके दिल को अपने काबू में रखने के लिए खुद को साफ सुथरा और पुरकशिश बनाना तो ऐन सवाब का काम है। तुमने तो इसे ज़िद बना लिया था और यही ज़िद अब तुम्हारे रिश्ते को निकलने लगी थी। फौजिया साइमा की बातों को अपने दिल पे उतरता हुआ महसूस कर रही थी और उसके चेहरे के तासुरात में अच्छे से देख रहा था। शायद उसके दिमाग पे छाई हुई धुंध अब आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। साइमा ने उसके आंसू पूंछे और उठ खड़ी हुई और फौजिया का हाथ पकड़ के उसे सोफे से उठाते हुए बोली, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब अमल करने का वक्त है, चलो मेरे साथ। फौजिया ने घबरा के पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो साइमा ने मुस्कुरा के कहा, हम उस पॉलर जा रहे हैं जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत आगाज़ होगा। अब कोई बहस नहीं होगी, बस तुम मेरे साथ चलो, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पहला कदम उठाओ। फौजिया ने कोई मुखालफत नहीं की और बोझल दिल मगर एक नई उम्मीद के साथ साइमा के पीछे चल पड़ी। वो दोनों घर से निकल गईं और मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ा उन्हें गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखता रहा। जब गाड़ी गली के मोड़ पे मुड़ के नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने एक गहरा सांस लिया और लाउंज में आके सोफे पे ढेर हो गया।
पूरा घर तपते हुए सहरा की तरह खामोश और बोझल महसूस हो रहा था। मैंने सोचा, आखिर जिंदगी इस नहज पे कैसे पहुंच गई? क्या एक मर्द का अपनी शरीका हयात से नफासत का तकाजा करना इतना बड़ा जुर्म था कि उसे बाहर तितलियां ढूंढनी पड़ी? पता नहीं क्यों मेरे जहन में बार बार फिर से सिदरा का ख्याल आ रहा था। मेरा जहन बार बार उसके उस मासूम चेहरे, उसके काम करने के सलीके की तरफ जा रहा था। सिदरा का वो निखरा हुआ रूप दरअसल वो आईना था जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं बरसों से किस महरूमी का शिकार था। उसका हाथ जलना, मेरा उसे थाम लेना, कोई हवस नहीं बल्कि उसकी नफासत की तरफ एक प्यासे की पुकार थी जो मुझे अपने घर में मुयस्सर नहीं थी। लेकिन उस एक लम्हे ने मेरे किरदार पर सवाल या निशान लगा दिया। मेरी बीवी का शक, उसकी खामोश नज़रें, और फिर सिदरा का यूं अचानक चले जाना, इन सब बातों ने मुझे एक मुजरिम बना के खड़ा कर दिया था। मैं सोफे पे लेटा छत को घूरते हुए सोचने लगा कि शायद फौजिया कभी नहीं बदलेगी। उसके नज़दीक तो पॉलर जाना या खुद को संवारना जहन्नुम का रास्ता था। तो फिर वो साइमा के साथ क्यों गई होगी? क्या वो साइमा से मेरी शिकायत करने गई है या शायद वो अपने मैके जाने का फैसला कर चुकी है? मेरे दिल में खौफ लहराने लगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं तो बस उसे बदलना चाहता था। मैं चाहता था वो वही फौजिया बन जाए जिससे मैंने मोहब्बत की थी, ना कि वो औरत जिसने मज़हब की गलत तशरीह को अपनी ढाल बना के अपनी शख्सियत को मसख कर लिया। उसी लम्हे वक्त जैसे थम गया। मैंने किचन की तरफ देखा जहाँ अब भी बर्तन बिखरे हुए थे। फौजिया की वही पुरानी लापरवाही हर जगह बिखरी थी। मेरा दिल किया कि मैं उठ के ये सब साफ कर दूं, लेकिन फिर एक अजीब सी उकताहट ने मुझे रोक दिया। मैंने टीवी ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पे चलने वाले मनाजिर मेरे जहन तक नहीं पहुंच रहे थे। मेरे कान मुसलसल दरवाजे की घंटी पे लगे हुए थे। बाहर धूप ढल रही थी और शाम के साए गहरे हो रहे थे। तन्हाई का एहसास बढ़ता जा रहा था। मुझे रह रह के अपना वो रवैया याद आ रहा था जो मैंने फौजिया के साथ रखा। क्या मैंने उसे भूत कह के ज्यादती की? लेकिन सच तो यही था कि उसके हुलिये ने हमारे दरमियान मोहब्बत की जगह वहशत भर दी थी। तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे। मैं बेचैनी में लाउंज में टहलने लगा। अचानक गली में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खामोशी से सोफे पे बैठ गया और अखबार उठा लिया ताकि ये जाहिर कर सकूं कि मैं पुरसकून हूँ। दरवाज़ा खुला और साइमा अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे फौजिया थी। मैंने सर उठा के ना देखने का फैसला किया था, लेकिन फौजिया के कदमों की चाप में एक अजीब सी नफासत थी। वो बू नहीं थी जो अक्सर उसके वजूद से आती थी, बल्कि एक बहुत ही धीमी और भीनी भीनी खुशबू पूरे लाउंज में फैलने लगी। फौजिया खामोशी से अपने कमरे में चली गई जबकि साइमा मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे बस इतना कहा, भाई, कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पे बंधी वहम की पट्टी उतारने के लिए एक जोरदार झटके की ज़रूरत होती है। आप चाय पिएं, मैं ज़रा किचन देख लूँ। मैं साइमा की बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद साइमा भी रुखसत हो गई। अब घर में फिर से हम दोनों अकेले थे। मैंने सोचा फिर वही ताने, वही सर्द जंग शुरू होगी। मैंने बेडरूम का रुख किया ताकि अपने कपड़े बदल सकूं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं वहीं ठिठक के रह गया। कमरे का नक्शा ही बदल चुका था। बेड की चादर बदली हुई थी। कमरे में धीमी धीमी खुशबू महक रही थी। हर चीज़ अपनी सही जगह पे सजी हुई थी। अब फिर मेरी नज़र आईने के सामने खड़ी उस औरत पे पड़ी जिसने पीले रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। वही सूट जो मैंने उसके लिए अकीके के लिए पसंद किया था और जिसे उससे दुनियादारी कह के पहनने से इनकार कर दिया। वो आईना देख रही थी, अपने बालों को संवार रही थी। जैसे ही वो मुड़ी, मेरे हाथ से लैपटॉप बैग नीचे गिर गया। सामने फौजिया खड़ी थी, लेकिन ये वो फौजिया नहीं थी जिसे मैं सुबह घर छोड़ के गया। उसकी वो जुड़ी हुई भवें जो उसके चेहरे पे एक मुस्तकिल गुस्सा और मर्दानापन तारी रखती थी, अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह बहुत ही नफीस और बारीक तराशी हुई मेहराबें थीं जिन्होंने उसकी आंखों की चमक को दो चंद कर दिया। उसकी मूछों के वो बाल जिनसे मुझे घिन आती थी, अब वहाँ मलाई जैसी साफ चिल चमक रही थी। उसका चेहरा किसी चांद की तरह दमक रहा था। उसे देखता रहा जैसे किसी ख्वाब की ताबीर सामने खड़ी हो। फौजिया की नज़रें झुकी हुई थीं। उसके गालों पे हया की सुर्खी दौड़ रही थी। उसे धीमे लहजे में कहा, आप क्या देख रहे हैं? क्या अब भी मैं वही भूत लग रही हूँ? उसकी आवाज़ में वो पुरानी करख्तगी नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और इल्तिजा थी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब जाके खड़ा हो गया। करीब से उसका निखार और भी दिलकश लग रहा था। मैंने उसका हाथ थामा। वो हाथ अब आटे से भरा हुआ या पसीने से गीला नहीं, बल्कि साबुन और लोशन की खुशबू से महक रहा था। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, फौजिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने ये सब कैसे। मेरा मतलब है, तुम तो कहती थी कि ये गुनाह है। फौजिया की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सीने से लग गई और सिसकियां लेते हुए बोली। साइमा ने मेरी आंखें खोल दी। उससे मुझे समझाया कि शौहर के लिए खुद को उजाड़ लेना सवाब नहीं बल्कि गुनाह है।
میں نے مذہب کو ایک ڈھال بنا لیا تھا تاکہ اپنی سستی اور لاپرواہی کو چھپا سکوں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی ضد میں اپنے آپ کو آپ سے اتنا دور کر دیا کہ آپ کو دوسروں میں سکون ڈھونڈنا پڑا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل کا سارا بوجھ اتار دیا۔ میں نے اسے خود سے دور کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، فوزیہ، ایک مرد کو اپنی بیوی سے سونا چاندی نہیں چاہیے ہوتا، اسے بس تھوڑی سی توجہ اور نفاست چاہیے ہوتی ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہو۔ اس رات ہم نے مل کے چائے پی۔ وہ چائے سدرا کی بنائی ہوئی چائے سے کہیں زیادہ میٹھی تھی، کیونکہ اس میں پچھتاوے کی جگہ نئی شروعات کی مٹھاس تھی۔ فوزیہ نے کچن سنبھالا، گھر سنبھالا، سب سے بڑھ کے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے اب آفس کی کسی تتلی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرے اپنے گھر کا آنگن ایک خوبصورت خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ہم دونوں نے عہد کیا کہ اب کبھی کسی بہم کو اپنے رشتے کے درمیان نہیں آنے دیں گے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ دین تو نام ہی خوبصورتی اور محبت کا ہے۔ دین اسلام صفائی اور نفاست کا حکم دیتا ہے، اور شوہر کے لیے خود کو سنوارنا عورت کی بہترین صفات میں سے ہے۔ کسی بھی وہم یا غلط نظریے کے پیچھے بھاگ کر اپنے گھر کے سکون اور رشتوں کو خطروں میں ڈالنا نہیں چاہیے، کیونکہ رشتوں کی بقا بھی اللہ کی خوشنودی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔